प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति, ये सब नाम हम रोज सुनते हैं, पर कभी सोचा है कि हमारे देश की सरकार असल में काम कैसे करती है? भाई, इसका जो पूरा ब्लूप्रिंट है ना, वो हमारे संविधान में छिपा है। तो आज हम इसी ब्लूप्रिंट को समझने वाले हैं और इसके लिए हम चलेंगे अनुच्छेद 50 से 100 तक के सफर पर। हाँ, तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर भारत सरकार चलती कैसे है? राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, पूरी संसद है, ये सब मिलकर देश के बड़े बड़े फैसले कैसे लेते हैं? चलिए आज इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, किसी भी मजबूत इमारत को बनाने से पहले उसकी नींव रखी जाती है ना? बिल्कुल वैसे ही हमारी सरकार की भी एक नींव है, और ये नींव ईंट पत्थर की नहीं बल्कि सिद्धांतों और कर्तव्यों की है। तो चलिए सबसे पहले इसी फाउंडेशन को समझते हैं। तो सोचिए जरा, संविधान ने सरकार को एक तरह की टू डू लिस्ट दी है। इसी को हम कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व या DPST। अब यह एक मजेदार बात है, इनको लागू करवाने के लिए कोर्ट नहीं जाया जा सकता, लेकिन ये देश चलाने के लिए एक नैतिक कंपास की तरह है, एक गाइडलाइन, एक लक्ष्य जिसे पाने की कोशिश हर सरकार को करनी चाहिए। जैसे कि अनुच्छेद 50 कहता है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग अलग रखो। क्यों? ताकि पावर का बैलेंस बना रहे। बिल्कुल, शासन जो है ना, वो एक टू वे स्ट्रीट है। एक तरफ है सरकार के लक्ष्य यानी DPST, तो दूसरी तरफ अनुच्छेद 51A के तहत हम नागरिकों के भी कुछ कर्तव्य हैं, जैसे कि संविधान का सम्मान करना, झंडे का सम्मान करना। ये जो बैलेंस है ना, यही एक मजबूत लोकतंत्र की असली पहचान है। मतलब जिम्मेदारी सबकी है। अच्छा, तो नींव तो समझ ली, अब चलते हैं सरकार के पहले और सबसे ऊंचे स्तंभ की तरफ, यानी देश के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। संविधान की शुरुआत देखिए कितनी सीधी और साफ है। अनुच्छेद 52 बस इतना कहता है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, बस। लेकिन ये सिर्फ एक पद नहीं है। अनुच्छेद 53 के हिसाब से देश की सारी कार्यकारी शक्ति यानी एग्जीक्यूटिव पावर इसी पद में है। तो कोई राष्ट्रपति बनता कैसे है और उनका सफर क्या होता है? ये पूरी कहानी इन स्टेप्स में है। सबसे पहले अनुच्छेद 54 के तहत होता है चुनाव, फिर अनुच्छेद 60 के तहत वो संविधान की रक्षा करने की शपथ लेते हैं। उनका कार्यकाल होता है 5 साल का, ये लिखा है अनुच्छेद 56 में। और हाँ, जवाबदेही भी पूरी है। अगर कभी संविधान का उल्लंघन हो तो अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग चलाकर उन्हें पद से हटाया भी जा सकता है। अब बात करते हैं राष्ट्रपति की शक्तियों की। इनके पास कुछ बहुत ही अहम पावर्स होती हैं, जैसे अनुच्छेद 53 जो उन्हें पूरी यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर देता है। फिर है अनुच्छेद 72, ये उन्हें किसी की सजा माफ करने की शक्ति देता है। सोचिए, ये किसी की जिंदगी बदल सकती हैं। और सबसे जरूरी अनुच्छेद 75 के तहत वही प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं। मतलब सरकार बनाने की चाबी एक तरह से उन्हीं के पास होती है। चलिए अब आते हैं उपराष्ट्रपति पर। इनका एक बहुत ही यूनिक और खास रोल है। अनुच्छेद 64 कहता है कि वो राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। अब इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है बाय वन गेट वन फ्री वाला हिसाब। मतलब जो भी व्यक्ति भारत का उपराष्ट्रपति बनेगा वो ऑटोमेटिकली राज्यसभा का चेयरमैन भी बन जाएगा। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में तो हमने जान लिया। अब चलते हैं सरकार के असली इंजन रूम में, वो जगह जहां से देश असल में चलता है, यानी प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद। ये जो अनुच्छेद 74 है ना, ये पावर के पूरे खेल को साफ कर देता है। इसमें साफ साफ लिखा है कि राष्ट्रपति जो भी काम करेंगे वो प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिमंडल की सहायता और सलाह पर ही करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि भले ही देश के प्रमुख राष्ट्रपति हों, लेकिन सरकार के असली फैसले और असली पावर प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट के हाथ में होते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री का एक और बहुत बड़ा कर्तव्य भी है। अनुच्छेद 78 के मुताबिक ये उनकी जिम्मेदारी है कि कैबिनेट में जो भी फैसले हो रहे हैं उसकी जानकारी वो राष्ट्रपति को दें, और अगर राष्ट्रपति एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ी कोई भी इंफॉर्मेशन मांगते हैं तो उन्हें वो देनी होगी। ये सरकार के टॉप लेवल पर एक बहुत जरूरी कम्युनिकेशन चैनल है। चलिए अब एग्जीक्यूटिव से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उस जगह की जहां देश के लिए कानून बनते हैं, हमारी संसद। अक्सर जब हम संसद की बात करते हैं तो दिमाग में बस 2 नाम आते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन यह कहानी अधूरी है। अनुच्छेद 79 साफ कहता है कि संसद असल में 3 चीजों से मिलकर बनती है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। और यह बहुत जरूरी है क्योंकि कोई भी बिल तब तक कानून नहीं बन सकता जब तक उस पर राष्ट्रपति के दस्तखत ना हो जाएं।
तो फिर इन दो सदनों यानी दो हाउसेस में फर्क क्या है? देखिए, अनुच्छेद 80 के तहत जो राज्यसभा है वो है काउंसिल ऑफ स्टेट्स, मतलब वो हमारे देश के राज्यों को रिप्रेजेंट करती है। और अनुच्छेद 81 के तहत जो लोकसभा है वो है हाउस ऑफ द पीपल, जो सीधे सीधे भारत के लोगों को रिप्रेजेंट करती है। तो एक है राज्यों की आवाज और दूसरी है जनता की आवाज। ठीक है, तो संसद का स्ट्रक्चर तो समझ आ गया, लेकिन ये रोज रोज काम कैसे करती है, इसकी डे टू डे फंक्शनिंग कैसी होती है? चलिए अब इस पर नजर डालते हैं। संसद का कामकाज एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड तरीके से चलता है। सबसे पहले अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति संसद का सत्र बुलाते हैं। फिर हर हाउस को चलाने के लिए एक हेड होता है, लोकसभा में स्पीकर और राज्यसभा में चेयरमैन। कोई भी सदस्य अपना काम शुरू करने से पहले अनुच्छेद 99 के तहत शपथ लेता है, और इस पूरे सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए अनुच्छेद 98 के तहत एक डेडिकेटेड सेक्रेटेरिएट होता है जो पर्दे के पीछे सारा काम संभालता है। अब एक बड़ा ही मजेदार और जरूरी शब्द आता है, गणपूर्ति, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कोरम। इसका मतलब क्या है? अनुच्छेद 100 ये कहता है कि सदन में कोई भी काम करने के लिए कम से कम टोटल मेंबर्स का 10% यानी 1/10 हिस्सा मौजूद होना चाहिए। अगर इससे कम लोग हैं तो स्पीकर या चेयरमैन घंटी बजाते रहेंगे, लेकिन सदन की कार्यवाही आगे नहीं बढ़ेगी। तो हमने सरकार के इस पूरे ब्लूप्रिंट को देखा, एक ऐसा ढांचा जो 70 साल से भी पहले हमारे संविधान निर्माताओं ने तैयार किया था। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि क्या ये 70 साल पुराना फ्रेमवर्क आज की नई चुनौतियों और ज़रूरतों के लिए भी उतना ही मजबूत और प्रासंगिक है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।